अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है, कल जैसा कि मैंने कहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर, और वो है अपील रिव्यू एंड रिवीजन, जो कि आपका चैप्टर 13 है। और ये 161 से लेकर 167 तक है, डिटो है सब कुछ इसके अंदर, जस्ट लिमिटेशंस थोड़ी चेंज है, जैसे हम सीपीसी में पढ़ते हैं, डिटो वही चीज़ है सब कुछ। बट इसके अंदर थोड़ा चेंज है कि रिव्यू और अपील के अंदर जो फोरम्स हैं वो चेंज हैं, तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, 161 क्या कहता है? वो कहता है कि जो अपील है ना, असिस्टेंट कलेक्टर का जो फैसला है, किसका? उसकी अपील कलेक्टर के पास होनी है। किसके पास होनी है? कलेक्टर के पास। अब ये जो कलेक्टर के पास कितने दिन में होनी है, वो 162 बताता है 30 डेज़ में। कितने डेज़ में? 30 डेज़ में। ठीक है। इसी तरह जो कलेक्टर का फैसला है, उसके खिलाफ अगर अपील होनी है तो वो कमिश्नर के पास होनी है। ठीक है। और कितने दिन में? 60 डेज़ में। लिमिटेशन बताई जा रही है ना, आल दो की लिमिट। जी जी जी, करते जाए नोट साथ साथ। ठीक है। नहीं जी, हम अपील पे हैं। हम सबसे पहला अपील पढ़ रहे हैं। 161 सेक्शन है इसके। असिस्टेंट कलेक्टर के खिलाफ कलेक्टर के पास 30 डेज, कलेक्टर की कमीशन। ये आप बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले सुन लें, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी चीज़। अच्छा, कमिश्नर की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास 90 डेज में। ठीक है। अब इस अगर तो आपने पहले यहाँ पे अपील कर ली थी, तो अब ये नहीं है कि अब यहाँ की अपील यहाँ उसने कहा इस अगर एक अपील हो गई और वो कंफर्म हो गई या रिवर्स हो गई, तो उसके बाद आप फिर अपील नहीं कर सकते। नई अपील्स करते फिर अपील नहीं होगी। हाँ, रिवीजन ज़रूर हो सकती है, बट अपील नहीं होगी। यानी कि आपने अपील में जब जाना तो आप अपील करने से पहले सोचेंगे कि आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को करनी है या नहीं, देखिए ऐसा नहीं सोचना। देखिए, असिस्टेंट कलेक्टर की अपील कहाँ जाती है? कलेक्टर के पास। अब कलेक्टर ने जो फैसला किया, उसकी अपील अगर जानी कमिश्नर के पास, और यहाँ कमिश्नर की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब देखें, इसने जो सब सेक्शन इसका देखें तो उसके अंदर उसने प्रोवाइजो दी है। 161 की प्रोवाइजो कहता है व्हेन एन ओरिजिनल अपील इज कन्फर्म्ड। अगर ओरिजिनल अपील चाहे यहाँ पे की, चाहे यहाँ पे की, चाहे यहाँ पे की, ओरिजिनल अपील कंफर्म हो गई, तो फिर क्या होगा? ऑन फर्स्ट अपील, आपने पहली अपील यहाँ की, तो ओरिजिनल अपील क्या होगी? कंफर्म हो गई। तो फिर क्या होगा? अब फर्दर अपील शैल नॉट लाई। फिर वो आगे अपील्स नहीं होंगी। ठीक है। अगर पहली अपील ओरिजिनल जो अपील है वो हो ही कंफर्म गई, तो उसके बाद अगली अपील, फर्दर अपील किसी दूसरे फोरम पे नहीं जाएगी। ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब अपील में आपका फैसला किया है कलेक्टर ने, तो आप अपील में जाएंगे, असिस्टेंट कलेक्टर ने किया और अपील में कलेक्टर के पास। हाँ, वो हो गई ओरिजिनल अपील आप। हाँ, ठीक है। कंफर्म क्या होती, पहले मुझे ये बताओ कि उसने डिस्पोज उस पे जो भी डिसीजन देना था। जो भी डिसीजन नहीं होता ना, खारिज करने और कंफर्म करने में फ़र्क होता है। अच्छा, तो कंफर्म जब हो गई तो फिर तो प्रोसीड भी होगी ना। हाँ, जब कंफर्म होगी तो बात खत्म होगी। फिर आप कहें कि अब ये कंफर्म के खिलाफ मैंने आगे फिर अपील करनी, तो वो नहीं होगी। हाँ, अगर खारिज हुई है, आप उससे खारिज से, डेफिनेटली खारिज से आप अग्रीव्ड होंगे कि कंफर्म से अग्रीव्ड हो जाएंगे? सर, कंफर्म अगर हो गई, कलेक्टर के पास हमने गया, उसने आपकी अपील कंफर्म कर दी। हाँ, तो फिर उसके फैसले से अगर हम एग्रीव्ड हैं, वो एग्रीव्ड है तो अपील नहीं होगी। और कोई रेमेडी हो सकती, रिव्यू रिवीजन, अपील नहीं होगी। नहीं, अगर हम कमिश्नर का जो मुझे सिंपल सीपीसी की बात बताओ कि आपने अपील कर ली, फर्स्ट अपील, चाहे हाई कोर्ट में की चाहे नीचे की, आपकी बात सुनवाई हो गई, उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, कंफर्म होगी आपकी बात, तो क्या आप उसके खिलाफ फिर आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सर, उसमें तो है सेकंड अपील। देखिए, सेकंड अपील का सिर्फ कॉन्सेप्ट तब है जब हाई कोर्ट में पहले अपील नहीं जाती।
पहली अपील हाई कोर्ट में जा सकती है। अगर उसकी 5 करोड़ 50 मिलियन से ज़्यादा वैल्यू है ना तो फिर उसकी कहाँ जा सकती है अपील? हाई कोर्ट में। पहली अपील ही हाई कोर्ट में जाएगी, तो सेकंड अपील नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन अपील है। या आपकी कहीं अपील गिवन ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहना अपील तो इसकी हो नहीं सकती। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, जहाँ पे और कोई रेमेडी मौजूद, अपील की रेमेडी मौजूद नहीं है, तो कोई ना कोई और रेमेडी ज़रूर होगी। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर पहली ओरिजिनल अपील ही क्या हो गई, कन्फर्म हो गई, ठीक है, तो फिर क्या नहीं होगा, फर्दर अपील वो नहीं कर सकता। बाकी रेमेडीज मौजूद हैं। वो नीचे कैसे, व्हेन एनी सच ऑर्डर इज मॉडिफाइड और रिवर्स्ड ऑन अपील बाय कलेक्टर द ऑर्डर मेड बाय द कमिश्नर ऑन फर्दर अपील। फिर फर्दर अपील हो सकती है। अगर रिवर्स की है या मॉडिफाई की है, कंफर्म कर दी पहली जगह पे, तो फिर उसकी अपील नहीं होगी। लेकिन अगर उसने क्या किया, मॉडिफाई या रिवर्स कर दी ऑन द यही कलेक्टर की अपील पे, तो फिर क्या होगा, कमिश्नर उसको क्या कर सकता है, फर्दर अपील सुन सकता है। और एक्सप्लेनेशन में एन ऑर्डर पास इन रिव्यू, ये रिव्यू नीचे मैंने ये लिखा जी 163 में, ठीक है। मॉडिफाइंग या रिवर्सिंग एन प्रीवियस ऑर्डर, जो पहले ऑर्डर था उसको रिवर्स किया या मॉडिफाई, शैल बी डीम्ड टू एन ओरिजिनल ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। उसको ओरिजिनल ऑर्डर कहते हैं। उसने कहा ना कि ओरिजिनल ऑर्डर को क्या किया, उसने कंफर्म कर दिया। तो अगर रिव्यू में पहला ऑर्डर हो गया तो वो कंफर्म होगा, तो फिर अपील नहीं होगी। तो फिर एक रेमेडी, सारी रेमेडीज तो हम इकट्ठी अपील नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसलिए ये जो ओरिजिनल आपकी ओरिजिनल अपील की हम बात कर रहे थे, ओरिजिनल ऑर्डर की, उसने नीचे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और अगर सबसेक्शन 2 है, एन ऑर्डर शैल नॉट बी कंफर्म्ड, modified or reversed in appeal unless reasonable notice has been given to the parties affected thereby to appear and be heard in support of against the order appeal from। मतलब no one should be condemned unheard वाली बात है ना। जब तक किसी को सुना नहीं जाएगा, जब तक उनको नोटिस नहीं होंगे, तब तक वो क्या नहीं कर सकते। हाँ, अब लिमिटेशन मैंने बता दिया, वो क्या है 162 में, वो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, ये लिख लिया आपने, ये देख लिया आपने। जी सर, उसकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास 90 डेज है, कमिश्नर के पास 60 डेज में एंड कलेक्टर के पास 30 जी। 163 रिव्यू, सेम डिट्टो, ये वो रिव्यू है जो आप 114 सीपीसी में पढ़ते हैं और ऑर्डर 47 सीपीसी में पढ़ते हैं। डिट्टो वही रिव्यू है। इसके अंदर क्या है, वो कह रहा है कमिश्नर, कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर रिव्यू कर सकते हैं, क्या सो मोटो अपने आप भी, या अग्रीव्ड पर्सन भी दरख्वास्त दे सकता है, ठीक है। अगर सो मोटो होगी, वी नो रिव्यू एन ऑर्डर पास बाय हिमसेल्फ और एनी हिज प्रेडिसेसर इन ऑफिस आर ऑन रिव्यूइंग, मॉडिफाइंग, रिवर्स, कंफर्म द सेम। खुद करें तो वो खुद भी रिव्यू सो मोटो भी कर सकते हैं। लेकिन अगली बात कर रहा है 2 में, अग्रीव पर्सन। अग्रीव पर्सन भी क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे के, ठीक है, अपने आप को, किसको, कमिश्नर को, कलेक्टर को या असिस्टेंट कलेक्टर को, एंड हु फ्रॉम द डिस्कवरी, अब कौन से ग्राउंड है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ और एविडेंस, ठीक है, ये ग्राउंड है इसका, ठीक है। और मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ये हमने उधर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो क्या ये ग्राउंड्स हैं। और फॉर एनी अदर रीजन सफिशिएंट रीजन डिजायर टू obtain a review of order against him may apply for a review of order to the commissioner, collector or assistant commissioner। जैसे मैंने ये तीनों लिख दिए यहाँ पे। सर पहला ग्राउंड क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यू और इम्पॉर्टेंट मैटर और एविडेंस। ठीक है सर। दूसरा मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब नज़र ही आ रहा है कि यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। तो अब वो क्या, एविडेंस आती है तो फिर वो नए सिरे से एविडेंस रिकॉर्ड होगा। हाँ डेफिनेटली वो रिव्यू कर लेगा खुद ही, उसके पास अग्रीव पर्सन उसको कहेगा तो वो रिव्यू कर लेगा ठीक है। एंड अदर मॉडिफाई, रिवर्स, कन्फर्म एन ऑर्डर पास्ड बाय हिमसेल्फ और प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट,
प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट क्या करेंगे, प्रोवाइडेड दैट। अब इसको प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है कुछ चेक्स लगाने लगा है या उसको फर्दर एक्सप्लेन करने लगा है। क्या बात, एन ऑर्डर पास्ड बाय हिज प्रेडिसेसर इन ऑफिस शैल नॉट बी रिव्यूड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। ये सबसेक्शन 1 और 2 की बातें की हैं हमने, ठीक है। कमिश्नर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग सैंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अगर कमिश्नर है तो वो रिव्यू नहीं कर सकता जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको इजाज़त ना दे। भाई प्रेडिसेसर इंटरेस्ट था, वो चला गया, अब कमिश्नर नया आया है, अब वो रिव्यू करना चाहता है, तो उसने कहा पहले इजाज़त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लो, फिर रिव्यू करेगा। अगली बात, हाँ, परमिशन लेनी पड़े। इसी तरह कलेक्टर ने अगर करना है तो वो इजाज़त कमिश्नर से लेगा, और अगर और कोई है इसके नीचे है तो जिसके वो कंट्रोल में है उससे इजाज़त लेगा। ठीक हो गया, हाँ जी। अब डेफिनेटली आपने देखा कि जैसे अपील की लिमिटेशन थी तो रिव्यू की भी लिमिटेशन है। कितने हैं, 90 डेज, 90 डेज, ठीक है। और एप्लीकेशन रिव्यू नॉट एंटरटेन अनलेस इट made within 90 days from the passing of the order or unless the applicant satisfy the court revenue officer that he had sufficient cause for not making an application within period। वो sufficient cause बताते हैं, अगर हम 90 दिन से लेट हो गए तो फिर वो किसके तहत, इसी में बताया हुआ या वो जो हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा है क्या, ये जो sufficient cause हमने लिमिटेशन एक्ट में पढ़ा है, हाँ जी, सेक्शन 5 के तहत। हाँ जी, वही यहाँ पे बात कर रहा है ना। और इस पे डिट्टो से मैं ये देखना, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत ये 167 क्लियर बता रहा है, ठीक है सर, ये 167 बता रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एंड अदर ऑर्डर शेल नॉट बी मॉडिफाइड रिवर्स अनलेस रीजनेबल नोटिस, वही बात, नोटिस देंगे कि वो पीयर हो और उनको सुना जाएगा। इसी तरह एन ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड शेल नॉट बी रिव्यूड, ठीक है, जिसकी अपील की है फिर रिव्यू, हाँ डेफिनेटली। फॉर फर्दर ऑफ दिस सेक्शन द कलेक्टर शेल बी डीम्ड टू बी सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ अ लोअर क्लास। लोअर क्लास का कोई चला जाता है तो फिर वो दूसरा सक्सेसर उनका कलेक्टर कहलाएगा, कलेक्टर उसका सक्सेसर होगा। एंड हु इज लेफ्ट द डिस्ट्रिक्ट और हैज सीज टू एक्सरसाइज द रेवेन्यू ऑफिसर टू होम देयर इज नो सक्सेसर इन ऑफिस, अगर कोई उसका सक्सेसर नहीं है, उसके जूनियर जितने कुछ चले गए या सीज हो गए, तो उसकी जगह कौन होगा सक्सेसर इन ऑफिस, कलेक्टर। एन अपील शैल नॉट लाई फ्रॉम ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रिव्यू द कन्फर्मिंग रिव्यू और कन्फर्मिंग द रिव्यू ऑफ प्रीवियस ऑर्डर। पिछले ऑर्डर में रिव्यू कन्फर्म हो गया या रिफ्यूज़ हो गया तो दोनों सूरतों में अपील नहीं हो सकती, ठीक है। अगली बात 164 रिवीजन। ये अपील फर्स्ट रेमेडी है या रिव्यू फर्स्ट रेमेडी है? सबसे पहली बात होती है रिव्यू। मैंने फैसला किया तो मैं ही ठीक कर लूँ ना, ये इसी से ठीक करवा लें, लेकिन उसके लिए रिकॉर्ड होता है, उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए। या तो नई एविडेंस, हमने कहा डिस्कवरी ऑफ न्यू और इम्पोर्टेंट मैटर आ गया सामने, या फिर मिस्टेक नज़र आ रही हो कि मतलब 50,000 लिखना था 5 लाख लिख दिया, अजमल लिखना था अहमद लिख दिया, ठीक है। तो वो ऐसी सूरत में ये एरर्स हैं जो नज़र आते हैं वाकई यार गलती हो गई है, तो इनके बेस पे रिव्यू, ये रिव्यू बहुत लिमिटेड होता है, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। रिवीजन का स्कोप या अपील का स्कोप, अपील से भी बड़ा स्कोप रिवीजन का होता है। हमने कल जिस तरह वो देखा था उसके अंदर वो 203GG के अंदर रिविजनल जुरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो हमने देखा था कि इन्हेंस सिर्फ उसमें हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अब है 164 जिसका हम क्या कहते हैं, रिवीजन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे एट एनी टाइम ऑन द इट्स ओन मोशन आर ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट विद इन 90 डेज। ये भी 90 दिन का है, रिव्यू भी 90 दिन, ये भी 90 दिन, ये इसकी लिमिटेशन 30, 60, 90 है, ठीक है। क्या करेगा, ऑफ द पासिंग ऑफ ऑर्डर कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस पेंडिंग बिफोर आर डिस्पोज ऑफ बाय एनी रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू, मतलब जो उसके नीचे होगा उससे वो रिकॉर्ड भी मंगवा सकता है। काइंडली इसको रख देंगे तो शायद फ़ायदा हो जाएगा। A commissioner or collector may at any time or his own motion or on application made to him within 90 days
ऑफ द पासिंग ऑफ ऑर्डर, कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ एनी केस पेंडिंग। तो सिंपल सी बात है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मंगवा सकता है तो कमिश्नर कलेक्टर भी मंगवा सकता है। और एनी केस विच कलेक्टर हैज़ कॉल्ड फॉर रिकॉर्ड हिज एन ओपिनियन of opinion that proceeding taken or under made should be modified or reversed, he shall report the case to his opinion therefore to the order of the commission। ठीक है, फॉर द ऑर्डर्स ऑफ कमिश्नर को फिर वो क्या करेगा, अगर वो नीचे से कलेक्टर हैज़ कॉल्ड फॉर रिकॉर्ड, ही इज़ ऑफ ओपिनियन दैट, और उसको ये लगता है प्रोसीडिंग टेकन और ऑर्डर मेड जो किया है शुड बी मॉडिफाइड और रिवर्स्ड, ही शैल रिपोर्ट द केस, वो क्या करेगा फिर रिपोर्ट किसको करेगा, कमिश्नर को। और इसी तरह द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इन एनी केस कॉल्ड फॉर अंडर सबसेक्शन 1 एंड अ कमिश्नर में इन एनी केस कॉल्ड फॉर सबसेक्शन 2 आर रिपोर्ट टू हिम अंडर सेक्शन 3 पास ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। और इसी तरह प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी पास्ड अंडर दिस सेक्शन रिवर्सिंग और मॉडिफाइंग एनी प्रोसीडिंग or order of the subordinate revenue officer affecting any person without giving वो opportunity to be heard, सुने बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। and stay 165 stay of proceeding and execution of orders and decrees, जो ये ऑर्डर करेंगे उसकी एग्जीक्यूशन और हाँ तो या उनके प्रोसीडिंग स्टे कैसे हो सकती हैं। उसने कहा अपील और रिवीजन कर देना मेयर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टे हो जाएगा। सुन लें, जैसे ही मैंने अपील की तो मैं कहूँ कि मेरा स्टे हो गया, नहीं, जब तक रिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट क्या नहीं करे, स्टे आपको ग्रांट स्पेसिफिकली ना करे तब तक स्टे नहीं होता। तो आप डिमांड करते हो स्टे? जी, स्टे एप्लीकेशन अलग से साथ लगाते हैं, ठीक है। तो ये सर इसमें 165 के तहत एप्लीकेशन लगाएंगे साथ? डेफिनेटली। और 161 जैसे हम अपील में जा रहे हैं तो साथ में 165 की एप्लीकेशन? जी, उसने कहा नो ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन शैल बी मेड अंडर सब सेक्शन 1 अनलेस अथॉरिटी मेकिंग इट सेटिस्फाइड दैट, स्टे उस वक्त तक नहीं देगी जब तक वो स्टे के जो ग्राउंड्स हैं, कौन से ग्राउंड स्टे के, आप मैसेज का वेट करें। सब्सटेंशियल लॉस मे रिजल्ट टू द पार्टी अप्लाइंग फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन अनलेस द ऑर्डर इज मेड। पहली बात कौन सा और क्या कर रहा है, आपने जब आपने पढ़ा था सीपीसी तो उसके अंदर देखते हैं कि स्टे के 3 ग्राउंड है, कौन कौन से, प्राइमा ऑफिशियल केस इज़ मेड आउट, जिसके तो बादियो नज़र में केस बनता है, दूसरा इर्रेपरेबल लॉस एंड इंजरी, ठीक है, और तीसरा क्या है, यही था कि प्रॉपर्टी को कोई क्या क्या सोचिएगा। अच्छा, यही उसने कहा ये ग्राउंड्स होंगे तो फिर क्या होगा, स्टे होगा, अदरवाइज बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं तीसरा ग्राउंड, क्या होगा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इर्रेपरेबल लॉस एंड इंजरी एंड प्राइमा ऑफिशियल केस, ये 3 ग्राउंड है स्टे के, ठीक है। और क्लैरिकल मिस्टेक्स जितनी भी होंगी 166 बता रहा है, क्लैरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक इन एनी डिक्री और ऑर्डर मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर और एरर देयर फॉर्म एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन मे एट एनी टाइम बी करेक्टेड बाय सच ऑफिसर, वो खुद ही ठीक कर सकता है। और ऑफिसर का मतलब है सक्सेसर इन ऑफिस। सर ये क्लैरिकल मिस्टेक वाला कौन सा सेक्शन? 166 ये लिखा हुआ और 167 मैंने बता दिया, इन द कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ फॉर एन अपील, अपील कितने दिन होगा कितने नहीं, तो वो सारा फॉर रिव्यू रिवीजन लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है, 1908। तो ये था आपका आज का टॉपिक, अपील रिव्यू रिवीजन। सबसे इम्पॉर्टेंट अपील की होती हैं क्या, लिमिटेशंस, अगर असिस्टेंट कलेक्टर को 30 दिन में, कलेक्टर से कमिश्नर को 60 दिन में, कमिश्नर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 90 डेज में। रिव्यू की कितनी लिमिटेशन है, 90 डेज। रिवीजन की कितनी है, शाबाश। दिस इज व्हाट वी स्टडीड टुडे, थैंक यू वेरी मच। सर ये प्लीज स्टे के ग्राउंड्स बता दें। नंबर 1, प्राइमा फिशाई केस इज मेड आउट, फिशाई की क्या फिशाई FACIE, फिशाई, केस इज मेड आउट। हाँ जी। सर ये बैलेंस ऑफ जी सीपीसी और ये इसके सेम है?
जी, अच्छा सर। बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस एंड नंबर थर्ड irreparable loss and injury caused to the party if stay was not granted, if stay is not granted. सर इसकी 167 सेक्शन में है ना स्टे एप्लीकेशन? नहीं सर, 165 में। सॉरी 65 जी चलें, रिव्यू सर 163 में। जी लिखा हुआ। थैंक यू वेरी मच।